नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आज जो हम टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हैं वो टॉपिक हैं गवर्नेंस। देखिए, सेकंड पेपर जो मेंस जो एग्ज़ाम है उसमें जो हैं मेंस में जो सेकंड पेपर है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक, तो गवर्नेंस जो है सेकंड पेपर का हिस्सा है मेंस में, और इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हमें मुख्य रूप से जो बिंदु पढ़ेंगे, 1 जो है वो शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, उसमें नागरिक घोषणा पत्र, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, और कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, ये पहले के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा जो है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, तीसरा औपचारिक संगठन, और चौथा अनौपचारिक संगठन, पांचवा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, और ये 5 बिंदु इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ये 5 इकाइयाँ हैं। फर्स्ट इकाई जो है वो शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, यानी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स क्या हैं गवर्नेंस के, वो पढ़ेंगे इसमें, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, और बाकी जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं वो तो है ही, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत अगर बिंदुओं की बात करूं तो 6 बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। पहला है शासन, गवर्नेंस किसे कहते हैं। ठीक, शासन के बाद सुशासन, शासन के उपरांत सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। ठीक, सुशासन के बाद उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता, और फिर पढ़ेंगे भारतीय शासन व्यवस्था में जवाबदेही की स्थिति, पारदर्शिता, फिर अगला पॉइंट, और छठा पॉइंट जो पहली इकाई के अंतर्गत है वो है गवर्नेंस से संबंधित नीति आयोग का परिपत्र। तो ये पहली इकाई को आज हम शुरू कर रहे हैं और उसके 6 बिंदु हम पढ़ेंगे। पहली इकाई का नाम फिर से बता देता हूँ, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो है गवर्नेंस, फिर गुड गवर्नेंस, सुशासन हो जाएगा। शासन से क्या तात्पर्य है, देखिए। गवर्नेंस, ध्यान दीजिएगा, शासन, शासन नामक शब्द जिसका अर्थ होता है परिचालन, ठीक, को यूनानी क्रिया कुबेर नाव से लिया गया है। शासन जो है यूनानी एक क्रिया है, वर्ब है, कुबेर नाव, उससे लिया गया है। ये प्लेटो द्वारा प्रथम बार सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया था। शासन शब्द प्लेटो ने पहली बार सांकेतिक रूप से इसका प्रयोग किया था। तत्पश्चात ये शब्द लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ और वहीं से कई भाषाओं में पहुंचा। शासन, गवर्नेंस। दूसरे अर्थ में संचालन की गतिविधि को शासन कहा जाता है। संचालन की गतिविधि जो होती है उसे शासन कहते हैं। पहली बार, जैसा कि मैंने बताया, प्लेटो ने इसका इस्तेमाल किया और फिर ये लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ और फिर अन्य भाषाओं में पहुंचा उसी जगह से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है परिचालन, और या यूँ कह सकते हैं संचालन की गतिविधि। ठीक, यूनानी क्रिया है, एक वर्ड है कुबेर नाउ, उससे ये बना हुआ है। राज्य चलाने या राज्य करने को शासन कहते हैं। राज्य चलाने या राज्य करने को शासन कहते हैं। सामान्य शब्दों में शासन उम्मीदों को परिभाषित करने वाले, शक्ति देने वाले अथवा प्रदर्शन को प्रमाणित करने वाले निर्णयों की पृथक प्रक्रिया भी हो सकती हैं, अथवा प्रबंधन या नेतृत्व प्रक्रिया का एक विशेष भाग भी हो सकती हैं। किसी गैर लाभकारी संगठन या व्यवसाय के संबंध में शासन का अर्थ एकीकृत नीतियों, प्रभावी प्रबंधन, मार्गदर्शन, प्रक्रियाओं तथा किसी क्षेत्र के निर्णय संबंधी अधिकारों से लगाया जा सकता है। सामान्यतः लोगों द्वारा इन व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के संचालन या प्रचालन हेतु सरकार की स्थापना की जाती है। शासन एवं सरकार शब्दों में यदि अंतर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि शासन वह है जो सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक राजनीतिक सरकार या भू राजनीतिक सरकार या कॉरपोरेट सरकार, किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है। अतः शासन एक नीति एवं शक्ति प्रबंधन की गतिजूल प्रक्रिया है जिसे सरकार द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो सरकार जो है वो कंडक्ट करने वाली एक संस्था है, और शासन क्या है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, कई बार शासन शब्द का प्रयोग सरकार के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी होता है। बात तो सही है। विश्व बैंक के अनुसार समाज के मामलों, समस्याओं के प्रबंधन हेतु संस्थागत संस्थाओं
संस्थागत संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना ही शासन कहलाता है। कई बार वैकल्पिक तौर पर संस्थाओं या प्राधिकारों के ढांचे का प्रयोग संसाधनों को आवंटित करने हेतु साझेदारी तथा समाज अथवा अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संचालित करने एवं नियंत्रित करने को भी शासन कहा जाता है। दुनिया का कोई भी सभ्य समाज कारगर और दक्ष शासन की अपेक्षा करता है। समाज को शासन प्रदान करने में मुख्य भूमिका सरकार निभाती है। चूँकि वह किसी राज्य के 4 बुनियादी तत्वों में एक होती है, सरकार। इस प्रकार सरकार के बिना कोई भी राज्य संभव नहीं है। सरकार न केवल राज्य की जनता की सुरक्षा करती है बल्कि उसकी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करती है, साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करती है। तो सरकार अनेक संस्थाओं की एक समूह होती हैं जिसके द्वारा कानूनी उपायों के माध्यम से नियंत्रण का कार्य किया जाता है एवं कानून तोड़ने वालों को दंड दिया जाता है। सामान्यतः एक सरकार अपने कार्यों को अपने अंगों में विभाजित कर देती है और हर एक अंग कुछ विशेष कार्य करता है। सरकार प्रमुखतः 3 कार्य करती है। प्रथम, कानून बनाना, द्वितीय, कानूनों को लागू करना और तृतीय, विवादों का निपटारा करना। ये तीनों काम सरकार के हैं। ठीक है। अब शासन के अंग यानी ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस। सामान्यतः किसी भी शासन के प्रायः 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती हैं, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती हैं और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती हैं। शासन के इन 3 अंगों का ढांचा इस प्रकार का होता है। अब देखिए, सामान्यतः जो शासन होता है, शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार जो होती है वो 3 काम करती है। सरकार में ये सारे आ जाते हैं, शासन के सभी अंग आ जाते हैं। ठीक। पहला तो सरकार का काम होता है कानून बनाना, दूसरा कानूनों को लागू करना और तीसरा विवादों का निपटारा करना। कानूनों को बनाने का काम सरकार का विधायिका वाला अंग करते हैं और कानूनों को लागू करने का काम सरकार का जो कार्यपालिका का अंग है वो करती है, और कानूनों के बारे में व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, ये सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं वो करती है। विधायिका जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों को व्याख्या करती है, निपटारा करती हैं। शासन के इन 3 अंगों का ढांचा इस प्रकार होता है कि जिसके तहत वे अच्छी तरह से समुचित ढंग से कार्य कर सकें। ये ढांचा तीनों अंगों के बीच शक्ति विभाजन की प्रक्रिया पर टिका हुआ है। किसी भी शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति विभाजन की इस व्यवस्था को शक्तियों का अलगाव कहते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन कहते हैं। हमारे संविधान की DPSP के आर्टिकल 50 में इसकी जानकारी दी हुई है कि शक्तियों का बंटवारा है। यहाँ पर शक्तियों का आर्टिकल 50 में जो बंटवारा दिया हुआ है वो कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ठीक है। विधायिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वे कानून बनाते हैं जिससे जनता शासित होती है। विधायिका जो है कानून बनाने का काम करती हैं। विधायिका में जनता का निष्पक्ष और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती हैं। विधायिका में जनता का निष्पक्ष और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिशें होती हैं, क्योंकि विधायिका होता है वो जनता के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं विधायिका में, और वे कानून बनाते हैं जिससे जनता शासित होती हैं उनके द्वारा। विधायिका में यानी कि विधायक जो चुने जाते हैं वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। संसद में सांसद चुने जाते हैं। तो MLA जिसे हम कहते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कहते हैं, वो विधायिका के अंग होते हैं, इनको हिंदी में हम विधायक कहते हैं। और विधायिका जो होती है वो राज्यों के भाग होती हैं। विधायिका के बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है, सरकार उन्हें लागू करवाती हैं। इस प्रक्रिया में नौकरशाही की बड़ी भूमिका होती है। नौकरशाही यानी कि सिविल सर्विसेज जो सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, उसकी बड़ी भूमिका होती है। अतः कार्यपालिका में कुशल, सक्षम और दक्ष लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। बात तो ठीक है। सरकार का तृतीय अंग न्यायपालिका है जिसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना है तथा ये कानूनों एवं संविधान के अनुसार मुकदमों का फैसला करती हैं। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति प्राप्त है, जिसने गत वर्ष में न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया। ठीक। और अतः इन सारे मुद्दों हेतु न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा जो है ये हमारे टॉपिक में हमने समझा। तो जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, जब न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और 1981 शायद जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1981 वामन राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि यहाँ तक कि 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल में जितने विषय उन पर भी
न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं, ऐसा 24 अप्रैल 1973 के बाद में करा जाएगा, ऐसा 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति प्राप्त है। गत वर्षों में न्यायिक सक्रियता को जिसने जन्म दिया है, न्यायिक सक्रियता है। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति प्राप्त है, जिसने गत वर्षों में न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल रिव्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है, जो जज हैं या जो न्यायिक पालिका हैं, वह जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म देती हैं। इस प्रकार किसी भी शासन के अंगों को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होती हैं और इसके अलावा एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इन तीनों के सामंजस्यपूर्ण कार्यकलाप से स्थायित्व और जीवन शक्ति प्राप्त करती है। मोटे तौर पर शासन को 3 मुख्य विशेषताओं में चिन्हित किया गया है। पहला, किसी देश में राजनीतिक शासन का स्वरूप जैसे संसदीय, अध्यक्षीय, सैनिक और नागरिक। ठीक है, किसी देश का राजनीतिक शासन का स्वरूप जैसे संसदीय, अध्यक्षीय, सैनिक और नागरिक। तो देश में राजनीतिक शासन का स्वरूप जो होता है, एक तो संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन और सैनिक या नागरिक शासन। इसके अलावा किस देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन के तरीके। ठीक है, मोटे तौर पर शासन को 3 मुख्य विशेषताओं से चिन्हित किया गया है। पहली विशेषता बता चुका हूँ मैं, शासन का, देश के राजनीतिक शासन का स्वरूप जो है संसदीय, अध्यक्षीय, सैनिक या नागरिक। दूसरी विशेषता है देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन के तरीके। तीसरा है नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सरकार की आवश्यक क्षमता। ये मोटे तौर पर शासन की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त शासन करने के 3 सामान्य तरीके माने जाते हैं। पहला है सामुदायिक संगठनों की साझेदारी द्वारा लोक नीति यानी भागीदारी, पब्लिक निजी पॉलिसी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी की नेटवर्कों को सम्मिलित करके, तो इन संगठनों को शामिल करके अतिरिक्त शासन करने के 3 तरीके माने जाते हैं। शासन करने के 3 तरीके जो हैं, एक तो पीपीपी, दूसरा है टॉप डाउन पद्धति, जिसमें मुख्यतः सरकारें और राज्य की नौकरशाही भी सम्मिलित होती हैं, टॉप डाउन पद्धति। और तीसरा जो है वो है बाजार प्रक्रियाओं के प्रयोग, जहां संसाधनों का आवंटन सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करते हुए बाजार की प्रतियोगी नीतियों द्वारा होता है। तो ये है। अब हम सरकार एवं शासन में अंतर समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट कौन है और गवर्नेंस कौन है? सरकार शब्द जहाँ संरचना या संगठन का संकेत है, जबकि सरकार, गवर्नमेंट शब्द जहाँ संरचना या संगठन का संकेत है, जबकि शासन शब्द क्रियान्वयन से संबंधित हैं। यानी संगठन जो कार्य करता है उसको सरकार कहते हैं, और जो क्रियान्वयन होता है उसे हम शासन कहते हैं। सरकार शब्द जिसका केवल सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी से संबद्ध है, वही शासन एक व्यापक शब्द है जिसमें निर्णय निर्माण, क्रियान्विति दोनों आते हैं। इसके अतिरिक्त शासन एक निरपेक्ष धारणा है जो निष्पादन पर आधारित होती है, जबकि सरकार कार्य निष्पादन के साथ साथ अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देती है। अब शासन प्रक्रिया की कमियां देखें तो लूप होल्स इन गवर्नेंस सिस्टम। पहला, संबंधित पक्षों की पर्याप्त भागीदारी का अभाव, नियम कानूनों का अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त प्रबंधन। संबंधित पक्षों की पर्याप्त भागीदारी का अभाव, नियम कानूनों का अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त प्रबंधन। दूसरा, प्रभावी लेखाकरण की व्यवस्था का अभाव। तीसरा, नीतियों व कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब। और चौथा, निजी उद्यमों के नियमों अधिनियमों के बारे में अस्पष्टता। ये जो है शासन प्रक्रिया की खामियां हैं, कमियां हैं, लूप होल्स गवर्नेंस सिस्टम में है। पहली क्या, फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लूप होल्स में पहला लूप होल है संबंधित पक्षों की पर्याप्त भागीदारी का अभाव, नियम कानूनों का अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त प्रबंधन।
एक तो संबंधित पक्ष जो होना चाहिए वो उसकी पर्याप्त भागीदारी नहीं है, उसका अभाव है, और नियम कानून जो है उसका एक तो अनुपयुक्त और एक अपर्याप्त प्रबंधन रहता है। इस वजह से ये लूप होल शासन व्यवस्था का बड़ा होल है। दूसरा लूप होल है प्रभावी लेखाकरण की व्यवस्था का अभाव। लेखाकरण की व्यवस्था का अभाव जो है वो भी एक बड़ा लूप होल है। तीसरा है नीतियों और कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब। एक तो पॉलिसीज बन जाती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो परियोजनाएं आती हैं, वो पॉलिसीज योजनाएं जो हैं वो आवश्यक जितना जल्दी होना चाहिए होती हैं वो उतनी इस टाइम पे होती नहीं है, अनावश्यक विलंब करना पड़ता है। ये एक लूप होल है। चौथा है निजी उद्यमों के नियमों अधिनियमों के बारे में अस्पष्टता है। शासन की उपरोक्त खामियां एवं विकास की अवधारणा बदलती प्रकृति के कारण, जिसका अर्थ आज काफ़ी विस्तारित हो गया है। शासन की प्रक्रिया में गत वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अतः आज विकास का मात्र सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी, विकास का मात्र सकल घरेलू बढ़ोतरी अथवा राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका निर्धारण सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक तत्वों के संपूर्ण और व्यापक विकास से तय होती है। वर्तमान में विकास की नवीन संकल्पना मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को समाहित करती हैं। विकास का तात्पर्य लोगों के समक्ष उनके जीवन विकास संबंधी स्वयं के मुताबिक चयन का बढ़ता दायरा। इस प्रकार विकास को एक समुचित एवं संपोषित वातावरण के सृजन की वैसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो मानव को स्वस्थ, उत्पादनशील एवं रचनात्मक जीवन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। लेकिन इसके सुनिश्चयन हेतु शासन प्रक्रियाओं का कार्यकुशल एवं सक्षम होना अत्यंत अनिवार्य है। और इसी प्रकार सुशासन की अवधारणा का विकास हुआ। लेफ्टविच 1993 के मुताबिक सुशासन की तहत एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और वैधानिक ढांचा, एक सक्षम कार्यकुशल लोक सेवा, सार्वजनिक संपत्ति का एक उत्तरदायी प्रशासन, विधायिका हेतु एक जिम्मेदार व स्वतंत्र लेखा परीक्षक, सरकार के सारे स्तरों पर मानवीय अधिकारों और कानूनों का सम्मान, एक स्वतंत्र प्रेस, बहुलतावादी संस्थागत संरचना सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शासन एक और जहां सहयोगात्मक भागीदारी का जो कि नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु आवश्यक है सुनिश्चयन करता है कि वहीं दूसरी ओर सुशासन इस गतिविधि को प्रभावी एवं सक्षम बनाने के साथ साथ लोकतांत्रिक उत्तरदायी एवं लोक जरूरतों के प्रति जिम्मेदार भी बनाता है। अतः सुशासन के द्वारा शासित एवं शासक के मध्य समन्वय तथा सहयोग का संपूर्ण रिश्ता कायम होता है। अब हम समझेंगे गुड गवर्नेंस को, सुशासन को। शासन व्यवस्था का एक विस्तृत अवधारणा है। शासन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, स्थानीय स्तर, उनके अधिकार, उनके दायित्व, उनके कार्य क्षेत्र की स्पष्ट रूपरेखा शामिल होती हैं। शासन के अंगों अन्य विविध सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं से संबंध और इसके अलावा राज्य नागरिक संबंध, इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, शासन की प्रकृति, कल्याणवादी व अन्य इसके अलावा आदि कारक शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1997 में शासन गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रत्येक स्तर पर एक देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग है। इसमें ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं व संस्थाएं शामिल होती हैं जिनके जरिए नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने शासन को परिभाषित करते हुए कहा था, शासन एक पद्धति है जिसके द्वारा विकास के लिए एक देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों के संदर्भ में शासन गवर्नेंस को प्राथमिक ढंग से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व न्यायिक सुधार के संदर्भ में विश्लेषित किया है। वर्ष 1990 के पश्चात शासन गवर्नेंस को समावेशी स्वरूप प्रदान करते हुए सुशासन की अवधारणा विकसित हुई। 1990 के पश्चात सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो, वह खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली तो सभी देशों में चल रही हैं, लेकिन वे अपनी प्रकृति में ठीक तरह से जनोन्मुखी और लोकतांत्रिक जीवन शैली से तादात्म्य परक नहीं होती हैं। सुशासन इसी बिंदु पर शासन से अलग हैं। सुशासन शासन से आगे की चीज़ है।
इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता और शाख में बढ़ोतरी होती है। इसके आधारभूत तत्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जाता है। सुशासन शब्द का चलन 1990 के दशक में देखा गया। इस दौरान ही इस शब्द का तेजी से चलन बढ़ा। विकास की दिशा में प्रयत्न कर रही विश्व की कई संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र ने इस शब्द का प्रयोग किया। फिर बाद में अन्य देशों की सरकारों ने शासन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसे अपनाया। भारतीय संदर्भ में देखें तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अच्छे शासन के रूप में स्वराज की संकल्पना रखी। इसके अलावा भारतीय परंपरा में राम राज की कल्पना भी सुशासन को ही इंगित या व्यक्त करती हैं। सुशासन को कुशासन यानी बैड गवर्नेंस के विपरीत संदर्भ में देखा जाता है। कुशासन को ऐसे समझा जा सकता है, देखिए, कुशासन का मतलब है प्रशासनिक मशीनरी काम तो करती हैं, उसके परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन इसमें लागत अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, उसे कुशासन कहते हैं। दूसरा, जिन परिणामों की आवश्यकता होती है वे मिलते तो हैं, लेकिन साथ में ऐसे परिणाम भी मिलने लगते हैं जो वास्तव में अवांछनीय होते हैं, उसे कुशासन कहते हैं। कई बार पूरे लगन से प्रयास करने पर भी स्थिति में बदलाव परिलक्षित नहीं होता, उसे कुशासन कहते हैं। भारत में देखें तो योजना अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। यदि उसके कई लक्ष्य हैं तो कुछ के परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन बाकी बेअसर साबित होते हैं, इससे हम कुशासन कह सकते हैं। कुशासन में अक्सर ये भ्रम रहता है कि जिस मात्रा में संसाधनों का व्यय होगा उस मात्रा में परिणाम हासिल नहीं होगा। अब देखिए, बहुत शानदार चित्र बनाए गए हैं, सुशासन और लोकतंत्र, और इसके चारों तरफ जो बिंदु बनाए गए हैं वो 8 बिंदु बनाए गए हैं। 8 बिंदु सुशासन और लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। तो 8 के 8 क्या है? ऊपर इन्होंने लिखा है 1 नंबर पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। चौथा, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिव, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, समावेशन, इंक्लूसिवनेस, और प्रभावशाली एवं दक्षता यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, जवाबदेही, भागीदारी, समावेशन, प्रभावशाली एवं दक्षता एवं मानवाधिकार। तो फिर से पढ़ देता हूँ, देखिए, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, विधि का शासन, जवाबदेही, भागीदारी, समावेशन, प्रभावशाली एवं दक्षता और मानवाधिकार। एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, इस प्रकार कुशासन के दोषों से निपटने के लिए सुशासन की संकल्पना सामने आई, जिसके कुछ तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी सहमति बनी हुई है। ये तत्व इस प्रकार हैं। उत्तरदायित्व, पहला है उत्तरदायित्व। देखिए, उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उत्तरदायित्व। जब तक उत्तरदायित्व को नहीं समझा जाएगा तब तक सुशासन हासिल नहीं हो सकता। ये तत्व लोकतंत्र में ही विकसित होता है और सहभागिता से ही सुशासन के विकसित होने की संभावना पल्लवित होती है। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो काम का निष्पादन ठीक से नहीं हो सकेगा। दूसरा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। सुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन में पारदर्शिता है। परंपरागत शासन व्यवस्था में प्रायः गोपनीयता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन सुशासन में ये स्वीकार्य नहीं है। कार्य और उनके परिणामों से जुड़ी सूचना को मांग पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और शासन पर सही निर्णय लेने का दबाव बढ़ा है। अब देखते हैं सहभागिता। नागरिकों की समान सहभागिता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार में देखने में आया है कि शासन में प्रायः लिंग, वर्ग, जाति के आधार पर सुविधा देने में भेदभाव बढ़ता जाता है, लेकिन सुशासन में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चौथी है विश्वसनीयता। सुशासन में विश्वसनीयता पर पर्याप्त बल दिया जाता है। वादों और नीतियों को वाद और नीतियों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाना ही सुशासन लाने का तरीका है। शासन जो नीतियाँ बनाता है उन्हें सही होना चाहिए, और जब वे नीतियाँ प्रयोग में लाई जाएं तो पूरी तरह से वचनबद्ध होकर लागू की जाएं, तभी लोगों में शासन के प्रति विश्वसनीय आती है। सुशासन का 5वां बिंदु है विधि का शासन। सुशासन के लिए विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है।
जब व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर न्याय के शरण में जाए तो उसे त्वरित न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। यह शक्तिशाली न्यायपालिका ही लोकतंत्र की बुनियाद है। एक शक्तिशाली न्यायपालिका ही लोकतंत्र की बुनियाद है, जो लोगों की परेशानी को हल करने में एक वैकल्पिक तंत्र भी होती है। इसके अलावा शासन की प्रक्रियाओं में संवेदनशील, दक्षता और मानवीय अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान भी सुशासन के तत्वों में गिना जाता है। अब हम गिनेंगे सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। 25 दिसंबर 2019 को सरकार ने शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। उनका आकलन शासन के 10 क्षेत्रों में 50 संकेतकों पर किया जाता है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी प्रथम स्थान पर रहे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी GGI। इसके बाद देखते हैं मेजर पॉइंट्स। विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सरकारों द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदम, निर्मित नीतियों का प्रभाव एवं शासन की स्थिति को दर्शाने हेतु जारी किया जाता है। ये जो इंडेक्स है वो। दूसरा है, इस सूचकांक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की गई। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वर्षगांठ पर सुशासन दिवस की शुरुआत की गई। सुशासन दिवस 2014 में शुरू हुआ। सुशासन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु देश भर के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कई क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। GGI के रूप में एक पृथक और व्यापक सूचकांक बनाने का उद्देश्य एक ऐसा मानदंड तैयार करना है जिसका उपयोग प्रत्येक राज्य में शासन की स्थिति के आकलन में समान रूप से किया जा सके और न केवल राज्यों में बल्कि आगे चलकर जिलेवार आकलन भी किया जा सके। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मात्रात्मक डाटा प्रदान करना, शासन में सुधार करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाना और लोगों में जो नीतियां हैं, जो शासन है, उन्हें लागू करने और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाना ताकि शासन व्यवस्था को और बेहतर एवं परिणामोन्मुखी बनाया जा सके। इसके भी बहुत सारे उद्देश्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस इंडेक्स में GGI में एक महत्वपूर्ण योगदान राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG की प्रगति की जानकारी प्रदान करना भी इस का एक लक्ष्य है। GGI सूचकांक का निर्धारण, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है सूचकांक, जो ये GGI है गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि सुशासन सूचकांक, इस सुशासन सूचकांक को 10 क्षेत्रकों और सेक्टर जो होते हैं उनके विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है। मानदंड में जो मानदंड देखे जाते हैं वो है पर्यावरण को देखेंगे, फिर कृषि एवं संबंध क्षेत्र को देखेंगे, इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग को देखेंगे, मानव संसाधन विकास को देखेंगे, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखेंगे, आर्थिक प्रशासन को देखेंगे, सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपयोगिता को भी इसमें सूचकांक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा समाज कल्याण और विकास को भी इसमें शामिल करेंगे और इस आधार पे भी सूचकांक में सहायता मिलेगी। और न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर भी GCI का रैंकिंग होता है। और लास्ट जो है वो है नागरिक केंद्रित प्रशासन जो है वो भी GGI यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स का हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित शासन के इन 10 क्षेत्रों को पुनः 50 संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। मूल्य की गणना हेतु एक क्षेत्र के तहत अगर संकेतकों को अलग अलग भार दिया जाता है, जैसे कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग भार के साथ 6 संकेतकों को शामिल किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 0.4, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 0.1, बागवानी उपज की विकास 0.1, दूध उत्पादन का विकास दर 0.1, मांस उत्पादन की वृद्धि दर 0.1, फसल बीमा 0.2। सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग समूह, बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य। इसके अलावा तीसरा जो है वो है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, इनके में विभक्त किया गया है। ऊपर वर्णित सभी संकेतकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग स्थान दिया गया है।
जिसके आधार पर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समग्र रैंकिंग की भी गणना की गई है। अब समग्र रैंकिंग की क्या होती है? समग्र रैंकिंग। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान वाले 3 राज्य देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, एवं निचले स्थान पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखें, शीर्ष स्थान वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा, और निचले स्थान पर 3 राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 राज्य पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, एवं निचले स्थान पर लक्षद्वीप हैं। क्षेत्रवार रैंकिंग देखें तो पर्यावरण की विभिन्न श्रेणियों में 3 राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु हैं। निचले स्थान वाले राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा हैं। आर्थिक प्रशासन की श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक शीर्ष पर हैं, जबकि स्वास्थ्य की श्रेणी में केरल शीर्ष पर हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की श्रेणी की मध्य प्रदेश और राजस्थान शीर्ष पर हैं, और जबकि वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शीर्ष पर हैं। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में गोवा शीर्ष पर हैं। न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष पर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल नीचे से दूसरे पायदान पर हैं। अब देखें सीमाएं, लिमिटेशंस इस जीजीआई की। सूचकांक में परिणाम काफ़ी हद तक आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि आंकड़ों में सटीकता और विश्वसनीयता कम हो तो परिणाम बदल सकता है। हालांकि सरकारी स्रोतों को प्रामाणिक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने पर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। सूचकांक में शामिल सीमित संकेतकों के चयन से केंद्र एवं राज्य सरकारें केवल उन्हीं संकेतकों की तरफ ध्यान देगी, न कि शासन के अन्य पहलुओं पर। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व और जवाबदेही। तो जवाबदेहीता अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व और जवाबदेहीता जो है अलग अलग हैं, इसलिए शब्द इस्तेमाल किए गए। उत्तरदायित्व में सूचना का अधिकार है और जवाबदेहीता में सिटीजन चार्टर है। सूचना का अधिकार और सिटीजन चार्टर एक ही तरह की चीज़ है। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर चीज़ें देखें, सूचना का अधिकार सिटीजन चार्टर में तो एक होती है ई गवर्नेंस जो सरकार निभाती हैं, और कॉरपोरेट गवर्नेंस जो निजी संस्थाएं निभाती हैं। नोट, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर और सूचना का अधिकार का विस्तृत विवरण 1C, 1A और 1B में दिया गया है। आगे इनको जिनको हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिटीजन चार्टर को भी, ई गवर्नेंस को भी, सूचना का अधिकार को भी विस्तृत रूप से वहाँ पढ़ लेंगे। और 1D में क्या देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1A जो है वो है सिटीजन चार्टर, 1B जो है सूचना का अधिकार, और 1C क्या है, ई गवर्नेंस, और 1D क्या है, कॉरपोरेट गवर्नेंस। उत्तरदायित्व का अर्थ जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर बाध्यता होनी चाहिए कि वह अपने कृत्यों को संतोषप्रद व्याख्या कर सकें कि कितना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों खर्च किया गया, किसी विशेष स्थिति में कौन सा निर्णय लिया गया और क्यों लिया गया इत्यादि, और संतोषप्रद व्याख्या के न होने पर उसे दंड भी दिया जा सकता है। संतोषप्रद व्याख्या में निम्नलिखित गुण आने चाहिए। पहला, तार्किकता। दूसरा, ये देखें कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ कदम उठाया गया था या नहीं। इसके अलावा तीसरा, ये देखें कि तथ्य जानबूझकर छिपाया गया या नहीं, या भेदभाव किया गया कि नहीं किया गया ये। इसके अलावा निर्णय संविधान और कानून के सुसंगत सिद्ध होता है या नहीं। इसके अलावा निर्णय नैतिक संहिता, आचरण संहिता की कसौटियों पर खरा उतरता है या नहीं। अब उत्तरदायित्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं। किसी संगठन या सरकार में उत्तरदायित्व के अनेक प्रारूप होते हैं। प्रत्येक लोक सेवक या जनप्रतिनिधि को कई स्तरों पर उत्तरदायित्व निभाना होता है। उत्तरदायित्व के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज उत्तरदायित्व, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज? सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वाधर दायित्व का क्या मतलब है, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। इसका अर्थ है अपने से उच्च अधिकारी या संस्था के प्रति उत्तरदायित्व, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्व यानी ऊपर जो बैठा है। और ये किस तरह से होता है? देखिए, सचिव जो होता है, सचिव मुख्य सचिव के कहना मानता है, मुख्य सचिव मंत्री का, और मंत्री कार्यपालिका, और कार्यपालिका संसद की। तो इस प्रकार सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री और कार्यपालिका और संसद एक दूसरे से जुड़े होते हैं सारे। दूसरा है क्षैतिज उत्तरदायित्व, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी देखें तो जहां दो समकक्ष संस्थाएं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हों, जैसे विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। तीसरा है, देखिए ये ऊर्ध्व बनाम क्षैतिज उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के प्रकार में दूसरा है राजनीतिक बनाम विधिक उत्तरदायित्व, पॉलिटिकल वर्सेस लीगल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे, फिर लीगल अकाउंटेबिलिटी को समझ लेंगे। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक उत्तरदायित्व क्या है? ठीक, ये सरकार का निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व है।
इसका अर्थ है सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई अगर की जाती है कि सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई संसद विधियों, प्रस्तावों या संकल्पों के अनुरूप होनी चाहिए। ये राजनीतिक उत्तरदायित्व हैं। विधिक उत्तरदायित्व देखें तो लीगल अकाउंटेबिलिटी ये है कि सरकार की तथा सरकारी कर्मचारियों के संविधान तथा कानूनों के प्रति जवाबदेही होनी है। और इसका अर्थ यह है कि सरकार या सरकारी अधिकारी की कोई भी कार्यवाही संविधान तथा अन्य संबंधित कानून के दायरे के भीतर होनी चाहिए, उनके विरोध में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो सूक्ष्म बनाम वृहद उत्तरदायित्व, माइक्रो वर्सेस मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। सूक्ष्म उत्तरदायित्व यानी माइक्रो अकाउंटेबिलिटी ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं और विश्व बैंक के अनुसार इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 2 अधिकार मिलने चाहिए, पहला आवाज़ का और दूसरा निकास का। आवाज़ का मतलब क्या है? वॉइस। अगर नागरिक सरकार की किसी सेवा से संतुष्ट नहीं है तो उसे आवाज़ उठाने, विरोध करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए जिस पर पर्याप्त और प्रभावी सुनवाई होती है। इसी को शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कहा जाता है। निकास क्या है? एग्जिट क्या है? नागरिक को ये विकल्प भी मिलना चाहिए कि अगर वह सरकार की किसी भी सेवा से पूर्णतः असंतुष्ट हो चुका है, आवाज़ उठाने का मौका मिला था, आवाज़ उठाने के तुरंत बाद भी उसे संतोषप्रद समाधान नहीं मिला, तो सरकार सेवा को त्याग कर सके, किसी दूसरे विकल्प को चुन सके। इसका अर्थ है सरकार के एकाधिकार से उसे मुक्ति मिले। इसके 2 पक्ष हैं। पहला, सीमित या व्यापक निजीकरण, सीमित या व्यापक निजीकरण, जैसे MTNL से असंतुष्ट व्यक्ति एयरटेल से ले सकता है और LIC से असंतुष्ट व्यक्ति बजाज एलायंस जा सकता है। तो सीमित या व्यापक निजीकरण उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा सरकार की विभिन्न कंपनियां हो, उनमें अंतरण की सुविधा हो, जैसे भारत गैस, इंडियन, HP। तो भारत गैस से संतुष्ट नहीं है तो वो इंडियन में चला जाए, इंडियन से भी असंतुष्ट हैं तो वो HP में चला जाए। इसके अलावा वृहद व्यापक उत्तरदायित्व देखें तो मैक्रो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, उसमें 3 प्रकार की। पहला प्रकार जो है वित्तीय उत्तरदायित्व का है, दूसरा आर्थिक उत्तरदायित्व का, तीसरा सामाजिक उत्तरदायित्व का यहाँ पर है, और चौथा इसी में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी है और कानूनी विधिक उत्तरदायित्व भी इसमें शामिल हैं। तो 5 प्रकार यहाँ पर उत्तरदायित्व के हैं। व्यापक उत्तरदायित्व में पहला है वित्तीय उत्तरदायित्व। वित्तीय उत्तरदायित्व क्या है? एक सटीक लेखांकन की व्यवस्था होनी चाहिए, नगद व्यवस्था व खर्चों का नियंत्रण व प्रबंधन होना चाहिए, प्रभावी लेखा परीक्षण होना चाहिए, लेखा परीक्षण के परिणाम का संसद के सामने ऐसी भाषा में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिससे संसद सदस्य जो है आसानी से समझ सकें। इस बात की व्यवस्था कि लेखा परीक्षण में जिन त्रुटियों का उल्लेख किया जाए उन पर समुचित कार्यवाही अवश्य हो। दूसरा है आर्थिक उत्तरदायित्व, इस बात की जांच करना कि देश के कुल संसाधनों का संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अनुपात संतुलित है कि नहीं, किसी परियोजना के लिए देश में जितने संसाधन खर्च हुए हैं वो मात्रा न्यायोचित है या नहीं, इसको हम कहते हैं आर्थिक उत्तरदायित्व। तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व, सरकार पिछले वर्षों की तुलना में सामाजिक शांति और सौहार्द को बनाए रखने में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल हुई है या नहीं, रूढ़िवादी या कट्टरता जैसी प्रवृत्तियां किस हद तक नियंत्रित हो पाई हैं। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व देखें तो पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत संवहनीय विकास, कार्बन फुटप्रिंट और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं आती हैं। वर्तमान पीढ़ी का यह उत्तरदायित्व है कि अगली पीढ़ी को पर्यावरण उसी रूप में सौंपे जिस रूप में उसे प्राप्त हुआ है। ये पर्यावरणीय उत्तरदायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के विषय में किंतु विभेद उत्तरदायित्व तथा प्रदूषणकर्ताओं का भुगतान करना होगा है। पोल्यूटर्स मस्ट पे सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार विकसित देशों का उत्तरदायित्व पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रति अधिक है और क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने में उनका ऐतिहासिक योगदान भी अधिक है इसलिए। इसके अलावा पांचवा जो है वो है कानूनी यानी विधिक उत्तरदायित्व। राष्ट्रों के कानून नागरिकों पर विधिक उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधाएं विभिन्न राष्ट्रों पर उत्तरदायित्व आरोपित करते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं तब तक बाध्यकारी नहीं होती जब तक उनका अनुमोदन न कर दिया जाए। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय, मेजर्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सूचना के अधिकार का प्रभावी होना। अब देखिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय देखें तो इसके इंश्योर करना कि अकाउंटेबिलिटी ठीक से काम करनी करें, इसमें पहला है सूचना के अधिकार का प्रभावी होना। तो सुनिश्चित हो पाएगा जब सूचना का अधिकार ठीक से काम करेगा। दूसरा नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा सूचना तकनीक का प्रभावी उपयोग यानी ई-गवर्नेंस आदि। इसके अलावा विभिन्न लोक सेवाएं निश्चित समय पर प्राप्त करने का जनता का अधिकार होना चाहिए। CCTV तथा अन्य सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा केवल सामरिक महत्व के विषय को छोड़कर जहाँ संभव हो वो प्रतिस्पर्धा की स्थिति लागू करना। ऐसा निजीकरण द्वारा सरकार की विभिन्न कंपनियों और उद्यमों के बीच में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दिया जा सकता है।
इसके अलावा जिन विभागों का लोक संपर्क काफ़ी ज़्यादा हो तथा जहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं बड़े पैमाने पर हो, जैसे विकास प्राधिकरण, पुलिस, राजस्व विभाग, उनमें उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए, जिनमें कुछ पत्रकार, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हो। सभी विभागों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लोक अदालत जरूर लगाई जाए। इसके अलावा भ्रष्ट अधिकारियों तथा निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्थाएं होनी चाहिए। सतर्कता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा जिन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, उन्हें कठोर दंड की व्यवस्था देना, जैसे चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध, किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा के लिए जीवन भर के लिए प्रतिबंध। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया का समुचित प्रयोग, कुछ चैनल पर किसी विभाग विशेष से संबंधित कार्यक्रम आते हैं जिसमें अधिकारी उस कार्यक्रम के दर्शकों की शिकायतें सुनता है और निश्चित समय में अव्यवस्था दूर करने की बात कहता है। इस तरह के सार्वजनिक आश्वासन से अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। इसके अलावा एनजीओ जन सुनवाई के माध्यम से दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा सभी परियोजनाओं और सेवाओं के संबंध में कुछ घोषणाएं सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए, जैसे गुणवत्ता के मानक, विभिन्न चरणों को पूरा करने की समय सीमाएं, किसी त्रुटि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसकी स्पष्ट सूचना। इसके बाद बात करते हैं भारतीय शासन व्यवस्था की जवाबदेही की स्थिति, सिचुएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, जवाबदेहीता लोकतांत्रिक एवं उत्तम शासन की पूर्व शर्त है। यह इस धारणा पर आधारित है कि नियुक्त किए गए अधिकारी अथवा कर्मचारियों को जो लोक अधिदेश यानी पब्लिक मैंडेट मिला है, उसके अनुरूप वे कार्यों के लिए जिम्मेदार हों, उनके जवाब देने के लिए तैयार रहें। अपनी गतिविधियों का, निर्णयों का औचित्य स्पष्ट रूप से कार्यवाही की धारणा को मजबूत मिलती है। शासन व्यवस्था को बेहतर परिणामों के लिए नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी द्वारा लोक पदों की जवाबदेहीता सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय रहना आवश्यक है। भारत में जन लोकपाल की मांग के रूप में शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सिविल सोसाइटी और जनशक्ति की इस भूमिका का परिणाम है। जवाबदेहीता, अकाउंटेबिलिटी को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक ऐसा तंत्र है जो लोक संसाधन यानी पब्लिक रिसोर्सेज के उपयोग पर रिपोर्ट देता है और सौंपे गए निष्पादन लक्ष्यों यानी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए असफल रहने पर जवाब देने के लिए तैयार रहता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पर पत्र में कहा गया है कि व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सरकार की जवाबदेहीता चिंता का मूल विषय है, जिसे भारत के तात्कालिक आधार पर हल किए जाने की जरूरत है। प्रपत्र में स्पष्ट किया गया है सरकारी और निजी संगठनों से संबंधित जवाबदेही के बीच अंतर स्पष्ट करना उपयोगी हो सकता है। निजी लाभ प्रेरित संगठन परिणाम प्रदान करने में सामान्यतः काफ़ी कुशल होते हैं, जबकि इक्विटी प्रबंधन में वे अक्सर कुशल नहीं होते हैं। निजी संगठनों के पास अपेक्षाकृत सीमित हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स का समूह होता है। वे सैद्धांतिक रूप से अपने शेयर धारकों और विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं के अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी ओर सरकार को भी काफ़ी हद तक नागरिकों और हितधारकों को व्यापक समूह के प्रति जवाब देने के लिए बाध्य किया गया है। चूँकि सरकार की जवाबदेही व्यापक है, इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन में जवाबदेही की परिभाषा और माप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हाल के सुधार पहलों में कई केंद्रीय मंत्रालयों ने परिणाम ढांचा दस्तावेज अपनाया है जो उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामों को प्रदान करता है जिन्हें संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा प्राप्त किए जाने की आशा की जाती है। इसका मुख्य प्रयोजन विभाग का ध्यान वर्तमान संसाधन आवंटन प्रणाली से बदलकर परिणाम उन्मुख प्रणाली में करना है। इसके बाद बात करते हैं पारदर्शिता, अवधारणा, अर्थ, प्रकृति और संबंधित आयाम यानी ट्रांसपेरेंसी की, उसके कॉन्सेप्ट की, उसकी मीनिंग की, इसकी नेचर और इस रिलेटेड डायमेंशंस की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पारदर्शिता नियमों, योजनाओं, प्रक्रियाओं, क्रियाओं पर प्रकाश डालने की स्थिति है। ये क्यों, कैसे, क्या और कितना को जानने की स्थिति है। पारदर्शिता ये सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारी, सिविल सेवक, प्रबंधक, बोर्ड निदेशक, व्यवसायी बेहतर समझ एवं खुले रूप से कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के मत में पारदर्शिता लोक प्रशासन का आधारभूत मूल्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ पारदर्शिता को परिभाषित करते हुए कहता है कि पारदर्शिता लोक क्षेत्र में निर्णयों एवं कार्य निष्पादनों पर उचित समय में विश्वसनीय सूचना का लोगों तक अबाध रूप से पहुंचाना है।
भारत की शासन प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभिन्न सेवाओं की नागरिकों तक अबाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों में लोक सेवा से जुड़े सिटीजन चार्टरों को बनाने और लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न रिपोर्टों, कार्डों, सोशल ऑडिटिंग के प्रावधानों और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की पहल के जरिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शासन में नैतिक शीर्षक से प्रकाशित चौथी रिपोर्ट में कहा गया है कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता शब्द का प्रयोग खुलापन और जवाबदेही के अर्थ में किया जाता है। एक संगठन को पारदर्शी माना जाता है और इसके निर्णय, निर्माण और काम करने का ढंग जनता के लिए, मीडिया की छानबीन के लिए और सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला होना चाहिए। प्रशासन की एक पारदर्शी व्यवस्था सरकार के निर्णय निर्माण में जनता के सहभागी होने में सहायता करती है और इस प्रकार उसका निचले स्तर पर योगदान और प्रजातांत्रिक कार्य हो जाता है। भारत ने सूचना अधिकार 2005 के अधिनियम के साथ प्रशासन में पारदर्शिता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी शीर्षक से अपनी पहली रिपोर्ट सूचना की स्वतंत्रता के सभी पहलुओं की जांच की है। पारदर्शिता की शपथ, प्लेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी वेंकटचेलैया आयोग ने सूचना के अधिकार की जांच करते हुए कहा कि सरकारी प्रक्रियाएं और विनियम जो गुप्तता के पर्दे से घिरे हैं, उपभोक्ताओं को ये जानने की अनुमति नहीं देते कि उनके मामलों से किस प्रकार निपटा जा रहा है, मामलों में किस तरह से निपटा जा रहा है। वे अपने मामलों से निपटारे हेतु अधिकारियों से शर्म महसूस करते हैं। इस संबंध में प्रमुख जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और नागरिकों को सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दक्षताएं छूटनी चाहिए। गुप्तता पर पारंपरिक आग्रह को त्यागा जाना चाहिए। वस्तुतः हमें गुप्तता की शपथ की बजाय पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता के साथ अनुबंध में विश्वास पैदा करने हेतु सत्य निष्ठा के लिए समझौता करने की सिफारिश की है। ONGC ऐसा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिससे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ 17 अप्रैल 2006 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम और पारदर्शिता का मुद्दा, इश्यू फॉर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट एंड रूल्स एंड ट्रांसपेरेंसी। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम सूचना के अनधिकृत संप्रेषण पर रोक लगाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के अथवा उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावना से निष्पादन के दौरान किसी सरकारी सेवक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा दस्तावेज अथवा सूचना संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। कोई आधिकारिक दस्तावेज कोई उसका भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं करेगा। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए उनके अपने अपने नियमों के अंतर्गत ऐसे ही प्रावधान मौजूद हैं। शौरी समिति का इस संदर्भ में मूल्यांकन है। यह एक आम धारणा है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 और रेलवे, विदेशी मामले और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लागू तदनुरूपी नियम और सरकारी सेवकों को जनता के साथ जानकारी बांटने की मनाही करते हैं। इन नियमों में जनता को पूरी सूचना की मनाही के प्रति झुकाव है। यदि सूचना के अधिकार अधिनियम को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है और यदि पद्धति में पारदर्शिता लाई जानी है तो स्थिति में स्पष्टतः बदलाव लाना होगा। शौरी समिति ने पारदर्शिता के अभाव को सूचना के वर्गीकरण से जोड़कर देखा है। समिति का मानना है कि पारदर्शिता के अभाव का एक बड़ा योगदानकर्ता सूचना को वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति का होना है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभागीय सुरक्षा अनुदेश मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल, इसमें से कुछ एक अनुदेश सम्मिलित हैं। में वर्गीकरण के संबंध में मापदंड और मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं। वर्गीकरण ग्रेडिंग अथवा परम गुप्त गोपनीय प्राधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भी निर्दिष्ट किए गए हैं। इसके पश्चात जो लाइन है वो है, पारदर्शिता और सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए एक पूर्व शर्त है। सूचना की सुलभता नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए सशक्त बनाती है। इस प्रकार सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाती है और भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिक केंद्रित शासन में सहायता प्रदान करती हैं। ये नागरिकों को सरकार की नीतियों के बारे में भी अपने
आपको अवगत रखने के लिए जो अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, सरकार सेवाओं के रूप में उन्हें किस बात की उम्मीद करनी चाहिए, ये जानने में समर्थ बनाती हैं। शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रशासन की धारणा को बल मिलता है। सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति में जवाबदेहिता को विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में बतलाया है। पद की मर्यादा, पद के अधिदेश यानी मैंडेट के अनुरूप लोक हित में कार्य करने की प्रवृत्ति को जवाबदेहिता कहा जाता है। हस्तक्षेपों, दबावों, प्रभावों और प्रलोभनों से प्रभावित हुए बिना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले अधिकारी तंत्र अथवा कर्मचारी तंत्र अनुक्रियाशील शासन यानी कि रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के गठन में सहायक होते हैं। अब हम समझेंगे पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता और संस्थागत तथा अन्य उपाय। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, उसके जो है वो देखेंगे उपाय। अधिकतर सरकारें उनकी एजेंसियों के पास पद सोपानीय तंत्र का ढांचा होता है और ऐसे ढांचे में पहले प्रत्येक पदाधिकारी के महत्वपूर्ण कामों में से एक ये तय होता है कि वह ठीक अपने नीचे के अधीनस्थ अधिकारी का कार्य निरीक्षण करें, उसे रिपोर्ट प्रदान करें। लोक पदाधिकारियों में निहित विवेकशीलता के प्रति प्रभावकारी निरीक्षण और संतुलन होना चाहिए। निरीक्षण एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है, केवल ये तथ्य भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कई मामलों में कार्रवाई की पहल नहीं की जा सकती। इस बात का द्योतक है कि निरीक्षण के कार्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। किसी कार्यालय या संगठन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना कार्यालय के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर सभी सरकारी कार्यक्रमों एजेंसियों में अधिकारी वर्गीय ढांचा होता है। प्रत्येक स्तर पर विद्यमान ढांचा अपने नीचे के स्तर के लिए भ्रष्टाचार की गुंजाइश को न्यूनतम करने, रोकथाम के कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। प्रायः ये देखा गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों के गठन से विभागीय अधिकारी महसूस करने लगे हैं कि उनके कार्यालयों अधीनस्थ कर्मचारियों में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, अथवा वे समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाहरी भ्रष्टाचार निरोध व्यवस्था अपने सीमित संसाधनों और पहुंच से किसी भी प्रकार की अग्रणीय पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार निरोध उपायों की जगह नहीं ले सकती। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि ऐसी स्थितियां कभी नहीं होती कि आप अपने मूल्यों को न संभाल सकें, यानी देयर आर नो कंडीशंस इन विच यू कांट मेंटेन योर वैल्यूज। ऐसे उपाय इस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, अंधाधुंध निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण, नागरिकों ग्राहकों से गोपनीय सूचना लेना, ऐसे कार्य पद्धति अपनाना जिससे रिश्वत लेना कठिन हो जाए, फर्जी लालच देकर पकड़ने वाले ग्राहकों का प्रयोग करना। इसके अलावा रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने अधीन अधिकारियों के कार्य निष्पादन का आकलन करते समय उनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी करें। वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट के स्वतः मूल्यांकन भाग में एक स्तंभ होना चाहिए जिसमें प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी को उन उपायों के बारे में लिखना चाहिए जो उस अधीनस्थ अधिकारी के अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाए हो, और ऐसे उपायों का क्या परिणाम हुआ वो भी लिखना चाहिए। रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी फिर इस स्वतः मूल्यांकन पर अपनी टिप्पणी देगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करना लोक कार्यालयों में गलत काम करने वालों को पकड़ने के लिए एक और हथियार है। ऐसे निरीक्षण को उन कार्यालयों में अधिक सख्ती से किया जाना चाहिए जिनका जनता के साथ सीधा संपर्क हो। प्रगति प्लेटफॉर्म, तो प्रगति PRAGATI, प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है? प्रगति या प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड समयबद्ध कार्यान्वयन यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नामक प्लेटफॉर्म का उद्देश्य समयानुकूल संस्कृति एवं सतर्क प्रशासन की शुरुआत करना अथवा इसे बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी। ये सरकार एवं विभिन्न हितधारकों के मध्य ई जवाबदेहिता, ई पारदर्शिता लाने वाली एक महत्वपूर्ण एवं सुदृढ़ प्रणाली है। प्रगति PRAGATI प्लेटफॉर्म अपने प्रगति में संवाद मूलक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म तथा ई गवर्नेंस और सुशासन हेतु अभिनवकारी योजना है। इसका उद्देश्य आमजन की शिकायतों का समाधान करना, साथ ही केंद्र सरकार के मुख्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना है। ये प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट और भू आकाशीय टेक्नोलॉजी को एक साथ प्रयोग में लाकर भारत के सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों को एक स्थान प्रदान करते हुए सरकारी संघवाद की दिशा में कार्य करता है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसी विषय से संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जमीनी स्तर पर स्थिति का उचित आकलन भी प्राप्त हो सकता है।
प्रमुख बिंदु, ये प्रधानमंत्री कार्यालय, सचिव केंद्र सरकार का जो होता है, इसके अलावा मुख्य सचिव राज्य का जो होता है, को समेकित करते हुए त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसके द्वारा लोक शिकायत, लंबित परियोजनाओं और चालू कार्यक्रमों संबंधी डेटाबेस में उपलब्ध मामले प्रधानमंत्री के समक्ष आ पाते हैं। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म जो होता है, इसके द्वारा डिज़ाइन इस प्रकार डिज़ाइन किया गया कि जिससे प्रधानमंत्री द्वारा विषय का परीक्षण करते समय स्क्रीन पर विषय से संबंधित सूचना, ताज़ा जानकारी और संबंधित विजुअल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी बैठक प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को आयोजित की जाती हैं। 22 जनवरी 2020 को प्रगति प्लेटफॉर्म की 32वीं बैठक आयोजित की गई है। उसके बाद कब बैठक हुई, ये आपको जानना चाहिए। ई गवर्नेंस से संबंधित नीति आयोग का परिपत्र, नीति आयोग सर्कुलर रिलेटेड टू गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से तात्पर्य सरकार के सभी मुद्दों से हैं। पारदर्शी एवं प्रभावी यानी एफिशिएंसी या एफिशिएंट गवर्नेंस किसी योजना की सफलता का मूल है। बेहतर से बेहतर नीतियां खराब गवर्नेंस की वजह से असफल हो जाती हैं। और नीति आयोग के परिपत्र के अनुसार गवर्नेंस से संबंधित मुद्दे इस प्रकार से हैं। सरकार की भूमिका, सिविल सेवकों में सुधार, सिविल सेवा में सुधार के अलावा सरकारी नीतियों की मॉनिटरिंग, चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार से संबंधित सुधार, संघवाद, एनजीओ के साथ भागीदारी। सरकार की भूमिका, आज़ादी के बाद के दशकों में समाजवादी नीतियों को चलाए जाने के कारण सरकार ने वैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका का विस्तार किया जो लोक हितों से सीधे संबद्ध नहीं थे, जैसे उत्पादन इत्यादि। ये क्षेत्र निजी संस्थाओं के लिए बेहतर थे। सरकार इस क्षेत्र में एक रेगुलेटर की भूमिका निभाए तथा विभिन्न प्रगतिवादियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराने के लिए कानून बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। वहीं कुछ ऐसे मुद्दों पर सरकार की भूमिका थोड़ी कम रही, जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य। वर्तमान सरकार इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रही है और पहले के मुद्दों पर अपनी भूमिका सीमित कर रही है। सरकार अपनी भूमिका सीमित करने के उद्देश्य से केंद्रीय लोक क्षेत्रक एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई में स्ट्रेटेजिक विनिवेश कर रही हैं। बीमार एंटरप्राइजेज यानी सिक एंटरप्राइजेज जो वर्षों से घाटा उठा रही हैं, को बेचने की प्रक्रिया भी चल रही है। कैबिनेट ने 6 ऐसी कंपनियां एचएमटी यानी वॉच लिमिटेड, एचएमटी वॉच लिमिटेड और एचएमटी चिनार वॉच लिमिटेड, एचएमटी वियरिंग, तुंगभद्रा स्टील, हिंदुस्तान केबल्स इत्यादि को बंद करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अपनी भूमिका सीमित कर रही है, अतः कुछ जरूरी मुद्दों पर अपनी भूमिका का विस्तार भी कर रही हैं, जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरों को सॉलिड वेस्ट से मुक्त करना, मच्छरों का फैलाव बढ़ाने वाले स्थिर जल भरावों को कम करना, गंदगी बीमारी मुक्त शहर बनाने का प्रयास चल रहा है। सभी को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा की सरकारी व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता प्रमुख मुद्दा है।